नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी बीसीएस और आरओ आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो फुल टेस्ट सीरीज है। ओके। और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी बीसीएस और आरओ के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला है, इसने बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया। दूसरा है, इसके दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था। और तीसरा है, यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था। और चौथा है, इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। बीजापुर का युद्ध जो जनवरी 1709 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम और कामबख्श के बीच हुआ था, जिसमें कामबख्श जो पराजित हुआ था। तो इसका जो कथन एक है वो सही है, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में। ओके। और 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जो जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। ओके। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम जो सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। जबकि आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी जो है वो जहादर शाह ने दी थी, ना कि बहादुर शाह प्रथम ने। ओके। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें 1, 2 और 3 कथन जो सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। पहला है, हैदर अली ने 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। दूसरा है, इसे 1756 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया था। और इसने अपने सेना इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्के पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी। और चौथा है, इसने पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। इसमें पूछा गया है हैदर अली के संबंध में कौन सा कथन सही है। ओके। हैदर अली को 1755 ईस्वी में डुंडीगुल के किले को फौजदार नियुक्त किया गया था, ना कि 1756 में। 1755 में इसको नियुक्त किया गया था डिंडीगुल का फौजदार। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। बाद में 1760 ईस्वी में इसने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया था। तो इसका जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्के पर शिव पार्वती तथा विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई थी। तो इसका जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। परंतु प्रोटो नोवा के युद्ध में वह अंग्रेजों से पराजित हो गया था, ना कि वह अंग्रेजों को पराजित किया था। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली जो है स्वयं पराजित हो गया था अंग्रेजों से। तो इसका जो कथन 4 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है, अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु द्वारा चलाया गया। और ऑप्शन बी है, आत्मसम्मान आंदोलन स्वामी नारायण द्वारा चलाया गया था। और ऑप्शन सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और ऑप्शन डी है, गुरुवायर सत्याग्रह 1931 ईस्वी में क्लेपेन द्वारा चलाया गया। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो मुंबई में 1924 में ईस्वी में की थी, ना कि 1920 में। ओके। हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में मुंबई में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुरीतियां समाप्त करता। ठगी प्रथा का अंत जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में कर्नल इस्लेमी के नेतृत्व में किया गया था। इस्लेमन कर्नल कर्नल
कर्नल स्लेमन के नेतृत्व में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ओके, वो सही सुमेलित है। शिशु वध रोकने का प्रयास जो है वो जानशोर तथा वेलेजली ने जानशोर तथा वेलेजनी दोनों ने किया था शिशु वध रोकने का प्रयास। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। वेलेजली के समय में 1802 में धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया था। नरबलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो हार्डिंग प्रथम को जाता है, ना कि हार्डिंग द्वितीय को। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास जो है वो हार्डिंग प्रथम के शासनकाल में हुआ था। हार्डिंग प्रथम ने समाप्त किया था, ना कि हार्डिंग द्वितीय ने। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र भाषा। बंगाल गजट के संपादक जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे तथा वह अंग्रेजी भाषा में निकलता था। बंगाल गजट जो है वो इसके संपादक जो थे वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे और यह अंग्रेजी भाषा में निकलता था। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे इसके संपादक, तो और यह अंग्रेजी भाषा में निकलता था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, समाचार दर्पण के संपादक जो थे वो जेसी मार्शमैन थे और यह बंगला भाषा में निकलता था समाचार दर्पण। इसके संपादक जो थे वो जेसी मार्शमैन। ओके, और मुंबई दर्पण के संपादक जो थे वो बाल शास्त्री थे और यह मराठी भाषा में निकलता था समाचार पत्र। तो इसका जो ऑप्शन बी है और सी है वो भी सही सुमेलित है। ओके, जबकि दिग्दर्शन के संपादक भी जेसी मार्शमैन थे। ओके, दिग्दर्शन के संपादक भी जेसी मार्शमैन थे और यह बंगला भाषा में भी निकलता था। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है? एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सी.आर. दास और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि यह प्रस्ताव जो भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज एवं सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष के घोषणा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कारण में कहा जा रहा है कि इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो इसका जो ऑप्शन कथन एक है वो सही हो जाएगा। अभिकथन जो है वो सही हो जाएगा, सॉरी। ओके, और क्रिप्स प्रस्ताव और यह जो है वो इसने भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में। तो इसका जो कारण है वो भी सही हो जाएगा, परंतु कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, बलबन ने रक्त और लौ जैसी कठोर नीति अपनाई और कारण आर में कहा जा रहा है कि वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इल्तुतमिश के बाद तुर्क-ए-चागलनी की महत्वाकांक्षा के कारण दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का पद जो अपने गरिमा खो चुका था।
साथ ही साम्राज्य में हो रहे विद्रोह और मंगोल आक्रमण ने भी सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। अतः इन सभी से निपटने के लिए बलबन ने एक कठोर नीति अपनाई जिसे रक्त और लौ की नीति के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसका कथन और कारण जो है वो दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ई है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे कहलाती थी। विजयनगर साम्राज्य में भंडारवाद ग्राम ऐसी भूमि थी जो राज्यों के नियंत्रण में थी और इन ग्रामों के किसान जो राज्य को कर देते थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषताएं आईने दहसाला पद्धति की नहीं है? कौन सी विशेषताएं आईने दहसाला पद्धति की नहीं है? अकबर के समय में किसानों के हितों को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता था। इसके लिए उसने आईने दहसाला पद्धति अपनाया जो एक रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यह जब्ती व्यवस्था का ही एक सुधारक रूप था। ओके, परंतु यह कोई 10 वर्ष की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह राज्य को इसमें कभी भी परिवर्तन करने का अधिकार था। तो इस पर जो ऑप्शन डी है वो आईने दहसाला पद्धति की विशेषता नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है हड़प्पा स्थल सूरकोटदा और धौलावीरा खंभात की खाड़ी में स्थित है, और दूसरा कथन है हड़प्पा स्थल लोथल तथा रंगपुर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पाकालीन स्थल भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है। गुजरात क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थल दो भागों कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में स्थित है। कच्छ की खाड़ी में प्रमुख 3 स्थल हैं जो है देसलपुर, सुटका, सुरकोटदा। कच्छ की खाड़ी में प्रमुख 3 स्थल हैं और वे हैं देसलपुर, सूरकोटदा और धौलावीरा, जबकि खंभात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, रोजदी और आदि स्थल स्थित हैं। ओके, तो इस पर जो प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन जो वो गलत है। सूरकोटदा धौला और धौलावीरा और देसलपुर ये जो है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ओके, लोथल, रंगपुर और ये सब जो वो खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो इस पर जो दोनों कथन है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संप्रदाय संस्थापक घोर अक्रियवादी संप्रदाय की स्थापना जो पूरन कश्यप ने की थी, ना कि अजित केस कंबलिन ने। तो इस पर जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोर अक्रियवादी संप्रदाय की स्थापना जो पूरन कश्यप ने की थी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है? अशोक के वे शिलालेख जो 14 शिलालेखों के प्रमुख वर्ग में सम्मिलित नहीं है, लघु शिलालेख कहलाते हैं। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख में जो है अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। ओके, तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए प्रावधानों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी
और दूसरा कथन है यह व्यवस्था उन संस्थानों पर भी लागू होती है जिसका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। संविधान के अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 28(1) में कहा गया है कि राज्य निधि में पूर्णतः पोषित किसी की शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिसका प्रशासन या तो राज्य कर रहा हो जिसका प्रशासन जो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना जो किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा और कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 243 में संघ की राजभाषा का प्रावधान है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है का प्रावधान है। ओके, तो इस पर बी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 371 गा में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है, तो इस पर सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान का प्रावधान है। ओके, तो इस पर डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 3 4 1 2, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल है? पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 से आर्टिकल 52 से 78 तक। ओके, 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं? वे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये चारों जो हैं वो संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दल बदल से उत्पन्न निर्हारता संबंधित प्रश्न का निर्णय जो सदन का अध्यक्ष करता है। और दूसरा कथन है, अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दल बदल से उत्पन्न निर्हारता संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो सदन का अध्यक्ष करता है, तो इस पर जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, प्रारंभ में दल बदल कानून के अनुसार जो अध्यक्ष का निर्णय जो अंतिम होता था तथा इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, किंतु कियोतो होलोहन मामला 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध इस आधार पर अवैध असंवैधानिक घोषित कर दिया कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न करता है। ओके, तो इस प्रकार जो अतः जो अध्यक्ष का निर्णय होगा वो चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग प्रावधान। संविधान के भाग 9 खा जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। भाग 14 का जो है वो अधिकरण से संबंधित है, अधिकरण का प्रावधान है भाग 14 का में, ना कि संघ और राज्य के अधीन सेवा। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है वो भाग 14 में दिया गया है। ओके, भाग 14।
इसका प्रावधान भाग 14 में है और भाग 14 का में अधिकरण का प्रावधान है। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सांसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है और कारण आर में कहा जा रहा है सांसदीय व्यवस्था में विधायिका अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सांसदीय व्यवस्था या सांसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें कार्यपालिका जो हो अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि विधायिका जो हो अपने कार्यों और नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल अभिकथन सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन चुनिए। पहला है, मंत्रिमंडलीय समितियां संवैधानिक हैं। दूसरा कथन है, सांसदीय मामलों के मंत्रिमंडल समितियां संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती हैं। मंत्रिमंडलीय समितियां अपने प्रादुर्भाव मंत्रिमंडल समितियां जो अपने प्रादुर्भाव में गैर संवैधानिक अथवा संविनोत्तर है। ओके, तो इस पर जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। इसमें मंत्रिमंडल समितियां जो गैर संवैधानिक है, ओके, ना कि संवैधानिक, और इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। ओके, इस प्रकार कथन एक जो है वो गलत है, जबकि सांसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समितियां संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्य को देखती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। ऑप्शन बी है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। ऑप्शन सी है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। और ऑप्शन डी है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना गया था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी को चुना गया था। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री जो हो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ओके, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो इसका जो कारण है वो सही हो जाएगा इसमें। परंतु वह मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर सकता है, बल्कि मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। तो इस पर जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें ए सही है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। और दूसरा कथन है, यह अपील राज्य आयोग के आदेशों की तारीख से 60 दिन के भीतर की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पास आर्थिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ अपीली क्षेत्राधिकार भी है, इसे राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। परंतु यह अपील जो राज्य आयोग के आदेशों की तारीख से 30 दिन के भीतर की जा सकती है, परंतु विशेष परिस्थिति में यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि दिए गए समय के भीतर अपील दायर नहीं करने के पर्याप्त कारण है, तो 30 दिन की समाप्ति के बाद दायर की गई अपील पर भी विचार कर सकता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके,
तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 30 दिन का, ना कि 60 दिन का है, 30 दिन का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, वायुमंडल का निचला भाग जिसकी बाह्य सीमा 80 से 88 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है, सममंडल कहलाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि क्योंकि इसमें गैस के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वायुमंडल को सममंडल और विषम मंडल में विभाजित किया जा सकता है। वायुमंडल का निचला भाग जिसकी बाह्य सीमा जो 80 से 88 किलोमीटर निर्धारित की गई है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल शामिल होते हैं, उसे सममंडल कहते हैं। ओके, और रासायनिक दृष्टि से इस मंडल को सममंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के शहर टोरंटो टोरंटो के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, टोरंटो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। और दूसरा कथन है, यह कागज और लुगदी निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। टोरंटो जो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, ना कि दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, तथा यह प्रमुख रूप से इंजीनियरिंग तथा वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ना कि कागज और लुगदी का। तो इस प्रकार जो कथन दो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो वो गलत है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों का कब्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है एशिया के पूर्वी द्वीप समूह को, ऑप्शन बी है गिनी तट को, ऑप्शन सी है बिस्के की खाड़ी क्षेत्र को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गिनी तट क्षेत्र जो विषुवतरेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह यहाँ जो है वो वायु शांत रहती है और अधिक तापमान तथा नमी के कारण ऊष्म होती है। ओके, ऊष्म होती है, जिसके कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। इसी कारण गिनी तट को श्वेत निवासियों का कब्र कहा जाता है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुनपुन नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन बी बराक नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी है खारकाई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, और ऑप्शन डी हेमावती नदी कावेरी की सहायक नदी है। खारकाई नदी जो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, जबकि ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो कूरा, संखेड़ और टिकरा हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। खारकाई नदी जो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खनिज शीर्ष उत्पादक देश, क्रोमियम के शीर्ष उत्पादक देश जो है वो कजाकिस्तान है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। तांबा का शीर्ष उत्पादक देश जो है वो चिली है, और जिंक का शीर्ष उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार ए, बी और सी जो है ये तीनों जो है सही सुमेलित है। ओके, और टंगस्टान टंगस्टान जो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार टंगस्टान के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, और वे हैं चीन, रूस और वियतनाम। चीन जो है सबसे ज़्यादा टंगस्टान उत्पादक देश है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। रूस नहीं बल्कि चीन है। ओके, रूस जो दूसरे नंबर पे टंगस्टान उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में से किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र है? सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया, केन्या, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, सोमालिया, मोजाम्बिक, इथोपिया, और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, मालवी और सोमालिया। अफ्रीकी महाद्वीप के निम्न देश जो हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं, और वे हैं दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक,
तंजानिया, केन्या और सोमालिया। ये जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के देश जो हैं वो हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या और सोमालिया, ये पांचों जो है वो हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं उन्हें उनकी लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य जो हों सीमा बनाते हैं और वे हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल जो हो वो बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद त्रिपुरा जो है 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मेघालय जो है 443 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और मिजोरम जो है 318 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और असम जो है 263 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा सीमा जो पश्चिम बंगाल करता है, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर असम। ओके, तो इस प्रकार 3, 5, 1, 2, 4, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में यूरेनियम केंद्र और सूची 2 में अवस्थिति। तुरमाडी यूरेनियम केंद्र जो झारखंड में है, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। गोगी यूरेनियम केंद्र जो कर्नाटक में है स्थित है, तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। लंबापुर यूरेनियम केंद्र जो है वो तेलंगाना में स्थित है, तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। दोदाई साइट यूरेनियम केंद्र जो हो मेघालय में स्थित है। दुमाई साइट यूरेनियम केंद्र मेघालय में स्थित है, बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2, 3, 1, 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? झील, अवस्थिति। किलिवेली झील जो तमिलनाडु में स्थित है, इसका जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। ओके, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नक्की झील जो है राजस्थान में स्थित है, नक्की झील राजस्थान में, ना कि गुजरात में, राजस्थान में स्थित है। और पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश, ना कि केरल। आंध्र प्रदेश। और चंदबी झील जो असम में है, ना कि मेघालय में। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु समूह के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जलवायु समूह, द क्लाइमेट ग्रुप वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है। और दूसरा कथन है, इस संगठन का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई को तीव्र करने के साथ साथ ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापना और रिपोर्ट करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? जलवायु समूह, द क्लाइमेट ग्रुप वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, ना कि लाभकारी संगठन है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इस संगठन का उद्देश्य जो है जलवायु कार्रवाई को तीव्र करना है और इसका कार्य जो है ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने एवं रिपोर्ट करने के साथ साथ प्रतिबद्ध 120 से अधिक स्मार्ट व्यवसायों को एक साथ लाना है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवीनीकरण और शहर रूपांतरण मिशन 2.0 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। और दूसरा कथन है, इस योजना का उद्देश्य देश के 4700 शहरी स्थानीय निकाय में 100% जलापूर्ति एवं 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तारण करना है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के तहत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य जो देश के 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में 100% जलापूर्ति और 500 अमृत शहरों में 100% सीवेज निस्तारण करना है। तो इस बार प्रश्नगत दिए गए दोनों कथन जो सही है। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबों के संबंधित चर्चा पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन 3 है वो उसमें संदर्भित अवधि 2023-24 2013 से 2013-14 से 2022-23 के दौरान 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से बाहर निकले हैं, ना कि 23.82 करोड़। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सही नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है, महिलाओं को एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन, वर्तमान सरकार द्वारा समावेशी विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए अनेक विकास नीतियां भी सरकार द्वारा अपनाई जा रही हैं, जिसके तहत निम्न कार्य हुए हैं और वे हैं, लगभग 10.11 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही सम्मिलित है। ओके, और निर्धनों के लिए शौचालय का निर्माण जो है वो 11.72 करोड़ बनाए गए हैं। ओके, निर्माण किए गए हैं। तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो भी सही सम्मिलित है। ओके, और 51.6 करोड़ जन धन खाता खोले गए हैं, 51.6 करोड़। तो इस बार जो ऑप्शन सी है वो भी सही सम्मिलित है। और गरीबों के लिए 2.6 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं, ना कि 3.6 करोड़। 2.6 करोड़ गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो एक समीक्षा 2024 के संबंध में सही नहीं है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा 2024 के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत विश्व में दाल और मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। और दूसरा कथन है, भारत विश्व में चाय और मछली के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत जो विश्व में दूध, दाल और मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, जबकि फल, सब्जी, चाय तथा मछली के उत्पादन में इसका संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है, ना कि तीसरा स्थान है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा, इसका दूसरा स्थान है। ओके, ना कि तीसरा। तो इसमें कथन 2 जो गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। ऑप्शन बी है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन सी है, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया। और ऑप्शन डी है, यह बैंक छोटे पैमाने के उद्योगों के स्थापना, वित्त पोषण तथा विकास में सहायता करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना जो वर्ष 1990 में की गई थी। ओके, और यह बैंक जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, न कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है सिडबी के संबंध में, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना जो है वो 1990 में की गई थी और यह बैंक जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के स्वामित्व में
एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से किस योजना के लिए सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में सर्वाधिक बजट जो जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 22,000 करोड़ रुपए, 22,000। ओके। और पीएम आवास योजना के लिए 2,441 करोड़ रुपए, 2,441 करोड़ रुपए। और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 4,867 करोड़ रुपए। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए ओके आवंटित किए गए हैं। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2024 को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम ने निर्धारित कक्ष में अपनी कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम यह परियोजना जो ऊंचाई नियंत्रण और सूक्ष्म उपग्रह की कक्षा की निगरानी के लिए 1N क्लास ग्रीन मोनोप्रोपेंट का उपयोग करती है। ओके। और इसे PSLV C58 से एक पोलेट पर लॉन्च किया गया, ना कि PSLV C59 से। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे 58 से लॉन्च किया गया, ना कि 59 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 5 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत में स्थित रामसर स्थल के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, अब भारत में रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि की संख्या 80 हो गई है। और कथन 2 है, हाल ही में शामिल 5 आर्द्रभूमियों में 3 जो तमिलनाडु में तथा 2 कर्नाटक में है। अगर हम ये 5 आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये कथन एक जो है वो सही है, लेकिन वर्तमान में आर्द्रभूमियों की संख्या जो भारत में 82 हो गई है। ओके। 2 आर्द्रभूमियाँ और शामिल की गई हैं और वो हैं नकटी और नलकी। ओके, जो बिहार में स्थित है। ओके। तो इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये कथन जो है वो कथन एक जो है वो गलत हो जाएगा। ओके। और जो ये 5 आर्द्रभूमियाँ शामिल की गई थी, जिनमें उनमें से 3 जो है कर्नाटक में है, जबकि 2 जो है तमिलनाडु में स्थित है। 3 जो है कर्नाटक में और 2 जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। ओके। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों कथन सही है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन बना था उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कथन एक जो है वो सही है। ओके। तो इसमें हम लोग दोनों कथन जो है गलत मानेंगे। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए भारत पेट्रोलियम के साथ एक समझौता किया है। कोची एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास किसने किया है? आईआईटी कानपुर में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का विकास कर इसका सफल परीक्षण किया है। इस तकनीकी सुविधा में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया जा सकेगा। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके। आईआईटी कानपुर ने हाइपर वेलोसिटी कन्वेंशन टनल टेस्ट सुविधा विकसित की है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
कोयले की राख में आर्सेनिक, क्रोमियम तथा पारद व्याप्त होते हैं। और दूसरा कथन है, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कोयला के दहन के पश्चात जो शेष अपशिष्ट है और जिसमें भारी धातुएं हो, जैसे आर्सेनिक, सीसा, क्रोमियम, पारद आदि पाए जाते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र जो हो पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार जो दोनों कथन जो हो सही है इसमें, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट अपमार्जक के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अपमार्जक का उपयोग मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में किया जा सकता है। और दूसरा कथन है, अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण नहीं बनाते हैं। और ऑप्शन सी है, रासायनिक दृष्टि से अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने अति लघु अणुओं के लवण होते हैं। अपमार्जक एक विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं, ओके, जिनमें साबुन की तरह मैल साफ करने का गुण होता है। अपमार्जक जो मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जलों में उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अविलेय लवण बनाते हैं। रासायनिक दृष्टि से तो अपमार्जक जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने उच्च अणुओं के लवण होते हैं। तो इस प्रकार जो ये तीनों कथन जो है वो अपमार्जक के संबंध में सही है, ओके। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रक्त समूहों को सर्वदाता कहा जाता है। और कथन दो जो है, ओ समूह के रक्त में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंद नहीं होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? रक्त समूह ओ सर्वदाता कहलाता है, ओके, रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस रक्त समूह में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित होता और ना ही कोई HR फैक्टर, ओके। ओ समूह के रक्त में ना तो कोई एंटीजन और ना तो कोई HR फैक्टर उपस्थित होता है, और जिसके कारण किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंद नहीं होता है, ओके। तो इस प्रकार जो कथन ये दो है वो गलत हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ओके। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू सल्फेनिक अम्ल के कारण निकलता है। और ऑप्शन बी है, सहतूत का फल साइकोनस कहलाता है। और ऑप्शन सी है, मिर्चा का तीक्ष्णता कैप्सेनिक्स की उपस्थिति के कारण होता है। और ऑप्शन डी, फलों में मीठा स्वाद जो फ्रैक्टोज के कारण होता है। सहतूत का फल को सोरोसिस कहा जाता है, सहतूत के फल को सोरोसिस कहा जाता है, ना कि साइकोनस। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है वो गलत है, वो सही नहीं है, ओके। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हाइड्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ना कि हाइड्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है, ना कि हाइड्रोमीटर से, ओके। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है, ना कि गति। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापी जाती है, ओके। तो इस प्रकार जो कथन ऑप्शन बी है वो भी सही सुमेलित नहीं है, ओके।
रिंगलमैन स्केल में रिंगलमैन स्केल से धुआं का घनत्व मापा जाता है। धुएं का घनत्व जो है रिंगलमैन स्केल से मापा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और हृदय की धड़कन जो है स्टोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से, सॉरी, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन ए, कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वास्तविक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस पर जो अभिकथन है वो सही है। ओके, अभिकथन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ना कि वास्तविक और सीधा और वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ओके, तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल ए सही है और आर गलत है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। और दूसरा कथन है, भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिक का उत्पादन करता है। भारत में मोनाजाइट जो दुर्लभ मृदाओं तथा थोरियम का स्रोत है। भारत में सार्वजनिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण में दुर्लभ मृदा यौगिकों का उत्पादन करता है। तो इसका जो ये दोनों कथन जो है सही है। ओके, भारत के संदर्भ में, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन स्टेशनरी से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।